बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद सोहेल कमर यूट्यूब चैनल कमरनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही मुनफरिद मौजू लेकर आया हूँ और उसमें यह है कि हमारे मुल्की हालात और फिर उसके बाद हमारी भोली भाली आवाम की लापरवाही या उनकी गैर जानिबदार होना किसी भी मामले से, हुकूमती एक्शन से, या नई नस्ल की बेरा रवि इख्तियार करने पे, या गुटखे जैसी लानत जिसके बारे में मैं आपको आज तफसील से बताऊंगा, जो हमारे माशरे का एक नासूर बनता जा रहा है। इसमें तकरीबन 2 से 3 नस्लें ख़राब हुई जा रही हैं और आगे मज़ीद किस तरह हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इसका हल बताऊंगा और बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। अगर ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे तो आपको सारे हक़ाइक़ आपको मिलेंगे जो मैंने आपको शुरू में बताए हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा पूरी वीडियो और लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। नाज़रीन, आज मैं आपको ऐसे हक़ाइक़ बताने लगा हूँ और कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं कि हमारे पाक वतन की सरज़मीन पर कि हमारी भोली भाली अक्सरियती अनपढ़ आवाम के साथ ये शरपसंद और साजिशी सियासतदान, अदलिया और अस्करी जनरल और ब्यूरोक्रेट्स का गठजोड़ जो इस मुल्क की लापरवाह कौम को ऐसी कारी ज़रबें लगाई हैं और लगाते जा रहे हैं कि इस कौम को जब पता चलता है कि जब हम जैसे लोग उन्हें जगा रहे हैं या उन पर वो इसकी वजह से मुतासिर हो चुके होते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये भी है कि लोग खबर देखने या सुनने या हालात हजरत से बाखबर रहना नहीं चाहते हैं। मेरा इशारा ख़ास तौर पे नई नस्ल की जानिब है जो हर वक्त मोबाइल फ़ोन पर माजरत के साथ टिकटॉक पर फहिश और बेहुदा नाच गाने, दिन रात देर तक अखलाक से गिरी हुई वीडियोस देखकर नई नस्ल सुबह उठ नहीं पाती है और माँ बाप अगर फजर की नमाज के लिए उठाते हैं तो वो नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि रात देर तक जाग कर मोबाइल पर फजूलियात में पढ़कर सुबह में ना उठना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या ऑफिस के लिए वक्त पर ना उठना, ये तकरीबन हर घर की मामलात हो चुके हैं और अक्सर माँ बाप के लिए टेंशन और रोज़मर्रा के झगड़े का सबब बनता जा रहा है। और फिर माँ बाप के सुपूत या सबूतनियाँ उनकी मर्जी के बरखिलाफ जब उठकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी इदारे में रात की नींद पूरी किए बगैर खुश असलूबी से काम को किस तरह निभाएंगे या जिम्मेदारियां पूरी कर पाएंगे। ये कहना चाहिए कि इस मुल्क के मेमार जिन्होंने मुस्तकबिल की बागडोर संभालनी है, वो कैसे मुल्क को तरक्की की मंजिलों पर ले जाएंगे या मुल्क का नाम रोशन कर पाएंगे। इसमें सबसे पहला कसूर माँ बाप का है और उसके बाद दूसरा कसूर उस मोहल्ले या वहाँ के माहौल का है। जब बच्चा या बच्ची घर से बाहर निकलकर उस मोहल्ले के माहौल में परवान चढ़ रहे होते हैं, या फिर तीसरा कसूर उस सोसाइटी का है या माहौल का होता है। जब बच्चा या बच्ची उस मोहल्ले से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए 8 घंटे उस माहौल में उन्हें वहाँ रहना पड़ता है, उसके बाद जब वो घर वापस आते हैं तो फिर से माँ बाप की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं कि बच्चे को अपने ऑब्जर्वेशन में रखना ज़रूरी होता है कि घर में या घर के बाहर कैसी सोबत में बच्चा या बच्ची अपना वक्त गुजार रहे हैं। ये भी देखना माँ बाप या बड़े बहन भाइयों का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चा बाहर किसी गलत सोबत में तो नहीं बैठा हुआ। एक लड़का या लड़की को माशरे का अच्छा फ़र्द बनाने में घर वालों का बड़ा दखल होता है और उनका हाथ होता है, और माँ बाप की औलाद को अच्छी तरबियत देने से रिश्तेदारों, अजीज़ों या माशरे में लोग उन माँ बाप को अच्छी निगाह से या उनके पसे पुष्ट अच्छे अल्फाज में उनकी तारीफ़ करते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको हमारे महज़िब या गैर महज़िब माशरे की सही अक्कासी करके बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कि जिससे हमारी 2 से 3 नस्लें तबाही की जानिब चल पड़ी हैं। वो है आम नशा जो घरों
और दफातर में किसी ममानियत के बगैर किया जाता है, वो है गुटखा। आज आपकी मुलाकात एक जहर से करवाते हैं। जहर जो नई नस्ल के रगोपै में उतरता चला जा रहा है। आप इस जहर को निहायत आसानी से खरीद सकते हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, यानी ना जहर तैयार करने वालों पर पाबंदी है, ना फरोख्त करने वालों पर और ना खरीदारों पर। गोया सब लोग बेखौफ खतर ये सब काम कर सकते हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछे भी कैसे। पूछने वाले एक दूसरे को जो पूछते रहते हैं, उन्हें आपस की लड़ाइयों से फुर्सत मिले तब भी वो इस जहर की तरफ शायद ही तवज्जो दें। इन हालात में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर इस पर सही मायनों में पाबंदी लगाने में हुकूमत का क्या नुकसान है, और क्या नई नस्ल से इन्हें कोई गर्ज नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है। नस्ल तबाह होती है तो हो जाए, उन्हें क्या। आने वाली और जाने वाली हुकूमत भी कोई इस तरफ ध्यान नहीं देती। क्या नुकसान है? मतलब यही पथरी हो जाती है, पानी जिस्म का कम होता है, नुकसान तो है। इतनी सारी चीजें पता होने के बावजूद आप ये कह रहे हो। फायदा भी तो है। फायदा फायदा भी है। आप इधर आ जाए ना, आ जाए। आए, क्या फायदा है? फायदा है भाई, लोग कह रहे हैं फायदा है। जोर से बोल रहे बता। क्या फायदा है? फायदा इसका ये है, खाने से दिमाग चलता है बंदों का। अच्छा, दिमाग चलता है? कैसे दिमाग चलता है आपका? वो तो खाने वालों से पूछो, मेरा तो मेरे जैसे दिमाग चलता है, मैंने तो वो बता दिया। अच्छा, और आप क्या कहेंगे? नहीं गलत है, मैं तो ये कहूँगा। ये जरा मुझे तो दिखाएं गुटखा, क्या कहाँ है, दिखाएं। ये गुटखा है, कैसे बनता है ये फिलहाल तो सादा है, इसमें तंबाकू वगैरह डाल के देते हैं। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। गुटखा एक ऐसी लानत है हमारे माशरे की, जिसे ज़्यादातर जाहिल तबके ने ईजाद भी किया है और नशे के तौर पर इस्तेमाल भी वही कर रही है। और इनको देखते हुए पढ़े लिखे लोगों ने भी नशे के तौर पर गुटखा खाना शुरू कर दिया है। अब ये गुटखा हमारे माशरे में, ये मेरे और सबके मुशाहिदे की बात है कि इस गुटखे की लानत से कोई तालीमी इदारा नहीं बचा, कोई दफ्तर, कोई फैक्ट्री जिसमें फूड इंडस्ट्री भी शामिल है, कोई हॉस्पिटल जिसके वार्ड में तक टेक्नीशियन अमले को मैंने मरीजों के कचरे की बाल्टी में गुटखा थूकते हुए देखा है। हालांकि हॉस्पिटल या दफातर में हर तरफ कैमरे नस्ब होते हैं, इस पर इदारों की कोई सख्ती नहीं होती है। कैमरों की मॉनिटरिंग करने वाला शख्स भी खुद गुटखा खा रहा होगा, या फिर तालीमी इदारों में स्टाफ या स्टूडेंट्स भी इस गुटखे के नशे के आदी होंगे। और दफातर में भी यही माहौल है। गवर्नमेंट या प्राइवेट दफातर में ये गुटखे के नशे के आदी देखे गए हैं। इस लानती गुटखे की तैयारी में ऐसे ख़तरनाक अज्जा मसलन चूना, तंबाकू, सड़ी हुई छालिया, सड़ा हुआ कत्था, बैटरी का तेज़ाब और सुना है कि गाय या मुर्गी का खून इस्तेमाल होता है, इसकी तैयारी में डलता है। इस कदर अनहाइजीनिक और ख़तरनाक होता है ये गुटखा। इसका एक अच्छी लेबॉर्ट्री में इसके कीमियाई अज्जा का टेस्ट इस कदर ख़तरनाक आया है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स का नुकसान मैंने किसी भी गुटखे के नशई को बताया है तो वो मानने को तैयार नहीं होता है। यहाँ से पूरा होट खत्म हो गया था भाई। उससे के बाद नहीं खाता सब था, लेकिन जब पानी भी पीता था ना तो इधर से गिर जाता था। मैंने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इस गुटखे मावे के चक्कर में। ना काम का ना काज का, लेटा रहता हूँ बिस्तर में। पुलिस वाला पता लेके जा रहे हैं 1000 रुपये। क्योंकि बताने वाले बताते हैं कि इसका नशा इस कदर ताकतवर होता है कि ये गुटखा खाने वाले के दिमाग को सुन कर देता है और वक्ती तौर पर सुकून देता है। और इसका नशा करने वालों को इसकी तलब जब लगती है जब उसका दिमाग परेशान होता है और बेसुकून हो जाता है और नशई का जिस्म थकावट महसूस करता है, तब के जब वो दोबारा गुटखा खाने पर मजबूर होता है। अगर उस वक्त उसके पास मौजूद ना हो इसका नशा, तो किसी से भी भिखारी बनकर मांगकर अपना नशा पूरा करता है। अब सितमज़रीफ़ी ये है
कि ये गुटखे के नशई अफराद हमारे माशरे का नासूर बनते जा रहे हैं और इसमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसमें कम उम्र लोग भी शामिल हैं। इसको देखते हुए हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि हमारी पिछली नस्ल जो इस खतरनाक जानलेवा गुटखे के नशे की आदी हो चुकी है, जिनका दिमाग इस गुटखे के नशे से माऊफ हो चुका है, जिनके काम करने की सलाहियत या परफेक्शन ख़त्म होती जा रही है, किसी से भी मांगने पर ये मजबूर होते हैं और इनके इस गुटखे के नशे से दिमागी सलाहियत ख़त्म होती जाती है, जिसकी वजह से इनकी घरेलू और अज़दवाजी ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर होती है। क्योंकि इस गुटखे पर रिसर्च की रिपोर्ट यही बताती है कि शुरू में इनको दिमाग सुन्न होने की वजह से सुकून मिलता है, रफ्ता रफ्ता इनके फेफड़े मुतासिर होने लगते हैं, जिससे फेफड़ों का कैंसर, जबड़े का कैंसर यानी मुंह का कैंसर, मैदे या आंतों का कैंसर या जख्म का हो जाना, दिलो दिमाग या किसी भी ऑर्गन्स को मुतासिर कर देता है। मेरा सवाल उन वालिदैन से है जो अपने बच्चों को जहर यानी स्लो पॉइजन खाने से नहीं रोक रहे हैं। क्या ये वालिदैन चाहते हैं कि इनकी औलाद उनके बुढ़ापे का सहारा ना बने या इस मुल्क को चलाने के काबिल ना रहे या वो ज़हनी माजूर बन के रह जाएं, इस मुआशरे पर बोझ बन जाएं और या नासूर बन जाएं? तो आए अपनी नस्ल को बचाते हैं। नाज़रीन, मैं इस नशे के आदी या गुटखे के आदी लोगों की हालत जो मैं देखता हूँ, जो अक्सर नज़र आते हैं, तो उनकी हालत बड़ी गैर नज़र आती है मुझे। यानी उनकी जो सोच समझने की सलाहियत है वो मुझे उसमें कोई परफेक्शन नज़र नहीं आती, या वो एक आम आदमी जो नशे का आदी नहीं होता है इस तरह की उनकी हरकत व सकनात नहीं होती। यानी वो ज़हनी तौर पे एक तरह से माजूर नज़र आते हैं और इसलिए वालिदैन पे बहुत बड़ी एक ज़िम्मेदारी आ जाती है कि वो अपनी औलाद की सही तरबियत दें और उनकी देख रेख या उनके माहौल को ऑब्ज़र्व करें या उनको ऑब्ज़र्वेशन में रखें कि वो अगर बड़े होते ही वो बाहर किससे मिल रहे हैं या कैसी सोबत इख्तियार की है। कहीं ऐसे लोगों की नहीं है जो बच्चे गुटखा खाते हैं या कोई और नशा करते हैं या सिगरेट पीते हैं। तो ये वालिदैन का काम है कि वो अपने बच्चे को गंदे माशरे के हवाले ना करें और फिर बेफिक्र हो जाए कि बच्चा बाहर खेल रहा है या कुछ कर रहा है। और इसके बाद फिर गवर्नमेंट का काम है कि गुटखा जैसी लानत जो है वो कानूनी तौर पे इसकी मुमानियत है, इसके बनाने पर, इसकी फ़रोख्त पर और इसके खाने पर। जबकि देखा तो ये जा रहा है कि वो गुटखा सरेआम जो है फ़रोख्त हो रहा है पान की दुकानों से या किसी भी ऐसी दुकान से जो कि पोशीदा बिकता है। दुकानदारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। गुटखा फरोख्त करने वाले सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। पुलिस ने दावा किया है कि कराची के 70% इलाकों से गुटखा माफिया का खात्मा कर दिया गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ कहते हैं गिरफ्तार मुल्जिमान जल्द रिहा नहीं हो सकते। ये दूसरी जानिब शहरियों ने मुतालबा किया है कि मुज़र सेहत अशया का मुकम्मल तौर पर खात्मा किया जाए। गुटखे में छालियाँ और जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं वो इंतहाई दर्जे की मौज़ूर हैं और पहले ही हमारी खुराक वगैरह सेहत वगैरह अच्छी नहीं होती। उन चीज़ों को खा के हम बहुत तेज़ी से मौत की तरफ जा रहे हैं और ये स्लो पॉइजन है और स्लो पॉइजन खुदकशी के मुताबिक है, इसलिए हराम है। इलाके के थाने जो कि इसके बड़े जिम्मेदार हैं, कई बार इन पे पाबंदी लगती है, कुछ दिनों के लिए होती है और फिर वो गुटखे किसी दुकान पर गुटखे का छापा भी दिखा दिया जाता है मीडिया को बुलाकर, ताकि हमने गुटखे बनाने वाली फैक्ट्री या बेचने वाले पर हमने उसको छापा लगाकर गिरफ्तार किया है। लेकिन ये सब फर्जी होता है और मिली भगत होती है थानों की। अगर थाने वाले चाहें तो इसकी फ़रोख्त या इसकी तैयारी या इसकी प्रोडक्शन जो है वो रुक सकती है। तो पता ये चला कि थाने सरासर जिम्मेदार हैं और ये भी सुना गया है थाने
के जो लोग होते हैं वो इस गुटखे की फरोख्त को फ़रोग देते हैं और उनका डायरेक्टली जो है बड़े बड़े भत्ते इनके बंधे हुए होते हैं। तो ये कैसा कानून चल रहा है? हम किस तरफ जा रहा है हमारा माशरा? क्या कानून चल रहा है? कैसे लोग कानून बना रहे हैं या कानून पे अमल कर रहे हैं? जो कानूनदानी जो है ना, वो जो जिनको इम्प्लीमेंट करना है कानून की, वही इसके सारे कर्ता धर्ता बन गए। ये माशरे की बुराई को कैसे रोकेंगे? क्या पुलिस इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार नहीं है? तो अगर ये जिम्मेदारी इनकी है तो इनकी रोकथाम करने वाले ऊपर वाले किस तरह से आज़ादी से इनको छोड़ दिया इन्होंने कि आओ हमारे माशरे को माजूर करो, इनको नशे का आदी बनाओ और वो हर तरह की सलाहियत से माजूर हो जाए और ये ना खुद को संभाल सके, ना अपने घर वालों या वालिदैन को संभाल सके और ना ही मुल्क को चलाने के काबिल रहे। तो ये किस दुश्मन का एजेंडा है जो ये पुलिस या हायर ऑफिशियल जो है ना, ये उनकी सरकर्दगी में ये सारे काम हो रहे हैं? क्यों नहीं अदालत इस पे सोमोटो एक्शन लेती है? इतना बड़ा इस मुल्क का मसला है, कौम को माजूर बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? किसका एजेंडा है? किस दुश्मन का एजेंडे पे काम कर रहे हो? बंद करो ये सब। अवाम आपसे सवाल करती है कि ये इसको बंद करो और ख़त्म करो इस गुटखे की लानत को। और इसके अलावा मोबाइल पर जो फहिश जो टिकटॉक चल रहा है इसको भी बंद करो। अदालत से कहता हूं मैं, हमारी आवाम कहती है कि नई नस्ल को तबाह करने में आप लोगों का हाथ भी है इसमें। क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है? क्यों इसको नहीं बंद किया जा रहा है? क्या हमारी नस्ल को खराब करने में आपका हाथ नहीं है पूरा? इसको आवाम कहती है कि इस पर सो मोटो एक्शन लो और बंद करो ये सब। नई नस्ल को बिगाड़ने पे तुले हुए हो और माँ बाप भी अपनी नस्ल को कंट्रोल करें और इतनी कम उम्र में बच्चे और बच्चियों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, जिसकी मिसाल आपने देखी नहीं कि दुआ ज़हरा किस मुसीबत में फंसी गैंग माफिया के चक्कर में, और उसके माँ बाप आज तक जो है वो कई महीने हो गए अपना अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और वो केस जो है वो दुआ ज़हरा के को उनको हवाले नहीं किया गया अभी तक। ये नतीजा होता है ये कम उम्री में बच्चों के ऊपर नज़र ना रखना और उनको फिर वो किसी भी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाएं तो फिर पूरे माँ बाप की ज़िंदगी हराम हो जाती है, पूरे तमाम रिश्तेदारों अजीज़ों और पूरे मुल्क में और दुनिया में उसकी जो है वो बेइज्जती हुई है इनके माँ बाप की और सबकी। क्या ये सब ने देखा नहीं? इससे कोई नसीहत पकड़ने का अमल नहीं हुआ? क्यों? और फिर उनको मोबाइल देने के बाद उन पे कोई नज़र नहीं रखी जाती कि वो क्या किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। सबसे बड़ी जिम्मेदारी घर की है, घर से ये कंट्रोल होना चाहिए। इसके बाद फिर अदलिया या कानून की है कि वो ऐसे टिकटॉक या ऐसे फजूल जो कि नई नस्ल को बिगाड़ रहे हैं ऐसे कामों को रोकें और इस पर सो मोटो एक्शन लें। और फिर ये
कौम जो अनपढ़ जाहिल अक्सरियती है, इसके ऊपर ऐसे लोगों को मुसल्लत किया जो कि वो देख रहे हैं कि ये सारी कौम जो है टिकटॉक में लगी है, नई नस्ल गुटखे के नशे के आदी हो रहे हैं, इनका जहन माउफ हो गया। ये सब एक बहुत बड़ी बैरूनी साजिश है जिस पर हमारे सियासतदान इस कौम की बेरा रवी और लापरवाही या उनकी जहालत से फ़ायदा उठाकर जो कानून है पास कर लेते हैं। जितना पेट्रोल बढ़ाना तो बढ़ा देते हैं, जितनी बिजली के रेट बढ़ाने वो बढ़ा देते हैं। ये कौम बिल्कुल माउफ हो चुकी है, इनका दिमाग माउफ हो चुका है। ऐसा लगता है कि कौम सो रही है, कोई खबर नहीं देखती है, ना लोगों को सुनते हैं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, जो इनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं हम जैसे लोग। तो ऐसे लोगों पर कौम को उठना चाहिए कि भाई ये अगर किसी मसले को लेकर कोई आया है तो उसको देखें, सुने कि ये क्या कह रहा है। इसमें उनकी भी भलाई है और अपने नस्ल की भी भलाई है। और आखिर में मैं दुआ गो हूँ कि या अल्लाह इस कौम की नस्ल पे रहम कर, और इसका सरासर जो नुकसान हुआ है सिर्फ दीन से दूरी का है। काश अगर ये दीन से दूरी ना रखते बच्चे, तो या फिर वालिदैन का कहना मानते या बड़ों का अदब करते। जिस घर में दीन से दूरी हो जाएगी या दीन को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा, या अजानें हो रही होंगी और खामोशी तारी हो जाएगी, अजान के ऊपर कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, तो फिर ये कौम की तबाही का सबब बन सकती है। हमें चाहिए कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों की ख़ास तौर से निगरानी रखें और अपनी नस्ल को सही परवान चढ़ाएं, ताकि वो अपने लिए भी और आपके बुढ़ापे के लिए भी तैयार हो सकें। आपका बुढ़ापा आएगा तो वो इस तरह नस्ल परवान चढ़ाए कि वो आपके बुढ़ापे का सहारा बन सके। मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं और इस वीडियो को आखिर तक देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस कदर ये इम्प्लीमेंट करने के लायक है। आखिर में मैं इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ पर कि हमारी कौम को राह रास्त पे ले आए अल्लाह ताला, और हमें ऐसे लुटेरों से जान छूट जाए इस पाकिस्तान की कि आवाम जो है वो फिर से तबाही से बच जाए और दीन की तरफ आ जाए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।